मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें तमिलनाडु में क्या स्थिति रहने वाली है, उसका विश्लेषण करेंगे कि तमिलनाडु में आजकल बहुत चर्चा का विषय है नरेंद्र मोदी की यात्राएं और वहाँ के भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलई। उससे पहले हम जानेंगे कि तमिलनाडु में भाजपा का कभी भी कुछ हिसाब किताब ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर द्रविड़ पॉलिटिक्स होती है। 1937 में जब सी राजगोपालचारी ने वहाँ पर हिंदी भाषा को दर्जा दिया तो वहाँ पर पेरियार ने एक आंदोलन चलाया हिंदी के खिलाफ। उसके बाद से ही जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वो हिंदी भाषी से अलग होना शुरू हो गया, उनको हिंदी भाषा से तकलीफ रहने लग गई। तो वो विषय आज तक चलता रहा और उसकी पॉलिटिक्स में ही दो पार्टियों का उदय हुआ, डीएमके एआईडीएमके। 1967 से डीएमके ने कब्जा किया और आज भी वहाँ पर स्टालिन मुख्यमंत्री हैं डीएमके के। तो वहाँ पर जिस पार्टी को हिंदी भाषी पार्टी कहा जाता है उसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, यानी भाजपा की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आज चुनाव में। क्योंकि इस चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है तमिलनाडु में प्रमुख रूप से यानी कि अपना एक अलग घटक बनाकर, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी डीएमके और कभी एआईडीएमके के साथ ही रहती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अलग संगठन यानी एनडीए को अलग लेकर सबसे बड़ी पार्टी में यानी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है, वो 20 सीट पर चुनाव लड़ रही है और उसने छोटे छोटे दलों से समझौता भी किया है। तो उसी विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा। इससे पहले सीधा ही मुकाबला होता था एआईडीएमके और डीएमके, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। क्योंकि तमिलनाडु के बारे में भविष्यवाणी हरियाणा दिल्ली से बैठकर करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में हम विश्लेषण करें तो ये बड़ा एक रिस्की सा काम है। लेकिन जैसी सूचनाएं आती हैं, जैसी हमें राजनीतिक समझ है, उसी विषय से हम आपके साथ आज बातचीत करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि जो वहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, आपको ध्यान होगा, चुनाव की घोषणा से पहले 88 दिन में 23 दिन यानी कि 3 महीने में 23 दिन मोदी जी दक्षिण भारत के दौरे पर रहे और मोदी जी ने सबसे ज़्यादा जो ध्यान अपना किया, फोकस किया चुनाव का, वो तमिलनाडु पर ही किया। आपको ध्यान होगा ये कोई ऐसे ही विषय नहीं बना कि आजकल ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में भी भाजपा की कोई सीट या वोट प्रतिशत आ जाएगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 3.56% वोट ही मिला था और आज भाजपा वहाँ मुख्य विपक्षी दल बनने की तैयारी में है। तो उसके लिए आपको इसके मूल में जाना होगा, इसके इतिहास में जाना होगा। आपको ध्यान होगा कि मोदी जी जब से काशी में सांसद बने तो उसके बाद तमिलनाडु के साथ उन्होंने एक अटैचमेंट शुरू की, तमिल काशी संगम वहाँ किया। क्योंकि आप कभी कभी काशी गए होंगे तो वहाँ तमिल के लोग बहुत रहते हैं तमिलनाडु के, और उस संगम को किया। इसी तरह गुजरात तमिल संगम नाम से भी एक कार्यक्रम का आयोजन होता रहा। और फिर आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा के अंदर जो नई लोकसभा बनी तो उसके अंदर सेंगोल का विषय आपको ध्यान होगा। वो सेंगोल वहाँ पर स्थापित किया गया दक्षिण भारतीय पुजारियों द्वारा, यानी कि मोदी जी का टारगेट सीधा दक्षिण भारत। एक भ्रम है, जैसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की पार्टी नहीं है, उस पर किसी
अगले अंक में चर्चा करेंगे कि 2019 की परिस्थितियां क्या थी, लेकिन आज का विषय है तमिलनाडु। तो ये संगम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां पर एक स्थान बनाया, और उसका जो सबसे बड़ा मूल कारण है, क्योंकि मोदी जी इस विषय को लेकर बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको एक जरूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो मोदी जी की बात को वहां कम्युनिकेट कर सके, यानी कि उनकी भाषा को अपनी भाषा में आसानी से वहां तक पहुंचा सके। उसके लिए उनको एक साथी मिला जिसका नाम है अन्नामलई। एक आईपीएस अधिकारी हैं, वो कर्नाटका में आईपीएस थे, तो उनका बड़ा नाम रहा, जिसको फिल्मों में कहते हैं सिंघम। तो सिंघम की तरह उन्होंने काम किया, और 2021 में वो अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और भाजपा ने उनको अपना प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। अब आप देखेंगे कई विषय जो नरेंद्र मोदी जी और अन्नामलाई भी किसी विषय को लेकर अलग अलग कैसे चलते हैं। उनको जैसे ही अध्यक्ष बनाया 2021 में, वो चुनाव भी लड़े और वो चुनाव अपना हार गए। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की। वहां की 236 विधानसभा सीट है तमिलनाडु की, उन्होंने एक एक सीट का दौरा किया। एक एक सीट का दौरा करते करते उन्होंने पूरे, कभी वो बच्चे को उठा रहे हैं, कभी युवाओं से सेल्फी ले रहे हैं, उन्होंने कम्युनिकेट किया और अपने आप में एक बड़ा नेता बनने की कोशिश की, और वहां के लोगों को अपने आप से और भाजपा से जोड़ने का प्रयास किया। तो पीछे एक विषय आया, क्योंकि एआईडीएमके एनडीए का हिस्सा थी, तो एनडीए के हिस्से में, और मोदी जी जब भी जाए वहां जयललिता जी के बारे में ठीक सा व्यवहार और वो रखते थे, लेकिन अन्नामलई को यह बात स्वीकार नहीं थी। अन्नामलई ने जो एआईडीएमके की जयललिता प्रमुख थे उसके खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया, और एआईडीएमके नेता दौड़े दौड़े मोदी जी के पास गए कि ये एनडीए के हम घटक है और हमारी नेता के बारे में आपके प्रदेशाध्यक्ष ऐसा बोलते हैं। तो अन्नामलई को दिल्ली बुलाया और उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मोदी जी को भी कन्वे किया कि जयललिता के जाने के बाद एक स्पेस पूरा खाली है तमिल राजनीति में, तो हमें उसे भरना चाहिए, हमें अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, उसको भरना है तो हमें अलग से चुनाव में जाना चाहिए। अमित शाह जी और मोदी जी को लगता है उनकी बात पूरी तरह ठीक लगी, तो उन्होंने पूरी पावर फुल हैंड दे दिया अन्नामलई को, और एआईडीएमके के साथ अपना नाता तोड़ दिया। उसके बाद मोदी जी ने तमिलनाडु पर और फोकस किया, और अन्नामलई ने भी पूरी तमिलनाडु में, वो कोयम्बटूर सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि एक शहरी सीट है, बड़ी सीट है। तो वहाँ आपको ध्यान भी होगा किसी समय अडवाणी जी की रैली में एक वहाँ पर बम विस्फोट भी हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे वहाँ। तो उसको कम्युनिकेट करते करते आज भाजपा ऐसे लगने लग गया है कि वहाँ एक शक्ति बन रही है। भाजपा का डीएमके के साथ मुकाबला नहीं है, भाजपा का मुकाबला अब एआईडीएमके के साथ है। भाजपा को लगता है कि जो एआईडीएमके का जो वहां पर स्थान है वो हम ले सकते हैं मुख्य विपक्षी दल के नाते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां पर इतनी संख्या में, बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार उतार रही है। आपको ध्यान होगा 2014 में जब चुनाव हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कन्याकुमारी से पी राधाकृष्णन बने, और 2019 में वो चुनाव हार गए। तो 2019 में भाजपा का वहाँ कोई भी सांसद नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आज कुछ लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं कि जो तमिलनाडु है, जैसे 2019 में बंगाल हुआ, वो आने वाला बंगाल, यानी कि इतनी बढ़ोतरी भाजपा की वहाँ हो सकती है। लेकिन बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो द्रविड़ के नाम से और हिंदी भाषी के खिलाफ से सदा रहती आई है। लेकिन भाजपा ने, जिसको कहते हैं कि हिम्मत करके, कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है कि कांग्रेस जहां भी जाती है तो वो अपना मैदान छोड़ती जाती है, नहीं तो कांग्रेस वहां एक बड़ा मजबूत पक्ष था। लेकिन कहते हैं कि जहां कांग्रेस को एक बारी नाकामी लगी, वहां की जगह क्षेत्रीय पार्टी ने भरी और कांग्रेस वहां से धीरे धीरे साफ हो जाती है। लेकिन भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, संघ के मदद से उस जगह को खाली नहीं करती, उसको चैलेंज के रूप में लेती है और चैलेंज स्वीकार करके उस स्थान पर लड़ती है। अभी आपने देखा होगा कि ये विषय कैसे, अब कच्चा दीव का पिछली भी एक वीडियो मैंने बताया था, कच्चा दीव का मामला आया, जैसे मैंने पीछे भी बताया, उसको लेकर मोदी जी कितना ज़्यादा
अग्रेसिव हुए, क्योंकि एक एक छोटा छोटा जो विषय रहता है मोदी जी के दिमाग में रहता है कि उस विषय को हमने कैसे भरना है। तो वैसे करते करते कुछ छोटे छोटे दलों के साथ मोदी जी ने पीएमके के साथ और वहाँ के मुपनार जो कांग्रेस से अलग हुए थे, वहाँ के किसी समय प्रदेशाध्यक्ष होते थे सीके मुपनार, उनका बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं वासन, और जो एआईडीएमके के जयललिता जी के बाद दो मुख्यमंत्री बने पनीर सेल्वर और पन्नीरस्वामी। जो पनीर सेल्वम है वो भी आज एनडीए का हिस्सा बनकर निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री। यानी भाजपा ने छोटे छोटे घटकों के साथ मिलकर एक, जैसे किसी समय 2014 में यूपी में कुछ छोटे छोटे घटकों के साथ मिलकर भाजपा ने 73 सीटें जीत ली थी, तो ऐसा ही तमिलनाडु में करने का प्रयास किया है। अब कितनी सफलता भाजपा को मिलती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आप देखेंगे कि अन्नामलई का वहाँ का रोड शो और मोदी जी के रोड शो, मोदी जी की रैली, एक अपार भीड़ आ रही है, लोग तड़फ रहे हैं मिलने के लिए, कोई रो रहा है, आपने वीडियो बहुत देखे होंगे। तो 10 सीट तो ऐसी हैं जहाँ पर दक्षिण जो तमिलनाडु है वहाँ पर, कि वहाँ भाजपा जबरदस्त मुकाबले में, त्रिकोणीय मुकाबला है और भाजपा जबरदस्त मुकाबले में है। वेल्लोर की सीट है, कोयम्बटूर की सीट है, तिरुनेलवेली है, तेनकाशी है, और एक सीट है अनिरुद्ध नगर जहाँ पर राधिका शरद कुमार लड़ रही है, वहाँ की साउथ की एक बड़ी अभिनेत्री हैं। शिवगंगा है जहाँ पर चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी मुदरई है, रामनाथपुरम है, ऐसी कुछ सीटें ऐसी हैं। वेल्लोर है जहाँ पर केंद्रीय मंत्री मुरुगन चुनाव लड़ रहे हैं, षणमुगम चुनाव लड़ रहे हैं एक सीट पर। इस तरह की 10-12 सीटों पर भाजपा ने बड़ा ज़्यादा फोकस किया है। अब उसमें कितनी सीटें भाजपा जीत पाती है, लेकिन मेरे को लगता है आने वाले समय में यह तय है कि भाजपा इस बार वहाँ क्षेत्रीय एआईडीएम का स्थान लेने जा रही है। तो तमिलनाडु की जो राजनीति पूरे, क्योंकि ये चुनाव, तो इस चुनाव में इस बार चर्चा ये नहीं होती कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे या नहीं, चर्चा ये है कि सीट कितनी आएंगी, 370 आएंगी या नहीं आएंगी, कोई कह रहा 303 क्रॉस होगी या नहीं होगी। लेकिन एक विषय और ये चलता है, कौन सा, कि तमिलनाडु में जो अन्नामलई और मोदी जी का जादू है वो कितना सफल होता है, कितना नाकामयाब होता है, और भाजपा की जो मेहनत है तमिलनाडु में की हुई वो कितनी कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि पहले ही चरण में वहाँ चुनाव है। और कुछ ऐसी स्टेट हैं साउथ की, जैसे कर्नाटका और केरल में भी इस बारी भाजपा बड़ी टक्कर दे रही है, 4 सीटों के ऊपर लड़ रही है अच्छे ढंग से। 20 में से 4 सीट के ऊपर भाजपा बड़ी अच्छी स्थिति में है, उसमें से कितनी सीट जीतती है। कर्नाटका में पिछले 8 लोकसभा चुनाव आपने देखे होंगे कि 8 लोकसभा चुनाव से लगातार भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर लोकसभा चुनाव में आ ही रही है। पिछली बारी भाजपा ने वहाँ 25 और एक उनके सहयोगी ने सीट जीती। इस बार भाजपा का देवगौड़ा जी के साथ भी गठबंधन है। इसी प्रकार आंध्रा में, जहाँ भाजपा का कुछ ज़्यादा नहीं, तो इस बार भाजपा ने उसके साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ सहयोग करके एनडीए में उनको लेकर चुनाव लड़ रही है भाजपा। इसी प्रकार तेलंगाना में पिछली बारी भाजपा ने 4 लोकसभा की सीटें जीती थी। इस बार देखते हैं, क्योंकि कुछ 3-4 सांसद जो बीआरएस के भी छोड़कर भाजपा में आए, कुछ कांग्रेस में गए, क्योंकि लगता है कि बीआरएस का इस बारी सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और अगले अंक में भी हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, बंगाल। वो भी बड़ा दमदार स्टेट और इस चुनाव में, क्योंकि चुनाव इस बारी स्टेट वाइज स्टेट ही प्रमुख रह गया। ये बात तय है कि बंगाल में, और जो पिछली बार भाजपा दूसरे पर थी, जो मेरा अपना आकलन है, बंगाल में और उड़ीसा में भाजपा नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो मैं आज विषय रख रहा था कि किस तरह से भाजपा ने तमिलनाडु में सेंधमारी की, क्योंकि बहुत से विषय रहते हैं कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है, कांग्रेस वाले उस पर निशाना साधते हैं, ऐसी बात नहीं करते। लेकिन भाजपा धीरे 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 धीरे, जिस साउथ को ये कहा जाता था कि यहाँ राष्ट्रीय पार्टियों का कोई महत्व नहीं,
कांग्रेस जो कहती है कि मैं पूरे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हूं और भाजपा का साउथ में नहीं है, भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व तो नहीं करती। 130 सीटें हैं साउथ के अंदर, दक्षिण भारत में, और 120 सीटें उड़ीसा इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश में है। 130 पूरे दक्षिण भारत में है और 120 सीट बिहार और उत्तर प्रदेश में है। आज आप देख सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति 120 सीट पे क्या है, लेकिन कांग्रेस ऐसा दावा करती है कि हम तो राष्ट्रीय हैं, लेकिन भाजपा अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, उसका साउथ में दक्षिण में कोई आधार नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले अंक में फिर मिलेंगे। सबको राम राम, भारत माता की जय।